तो पिछले वीडियो में एक कहानी के माध्यम से हमने ये समझा कि अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देना जरूरी है। और जब हम हमारे पैसे खर्च करने की आदतों में हमारी जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं तो देर सवेर ही सही प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि हमारे पास जरूर आती है। फिर एक शब्द पर आके हम रुक गए। ये शब्द था दान। क्या है दान? भारतीय संस्कृति में दान का उपयोग अक्सर होता रहा है, लेकिन कभी भी इसका मतलब सिर्फ डोनेशन से नहीं है। दान का वास्तविक अर्थ होता है सर्कुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, रोटेशन ऑफ मनी फॉर एग्जाम्पल। जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र में दान शब्द का इस्तेमाल किया गया है एज अ पेमेंट अगेंस्ट ड्यूटीज। फिर वो पर्सनल हेल्पर हो सकते हैं या कर्मचारी हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं या कोई भी एक्सटर्नल वेंडर हो सकते हैं। दानम धर्म, इसका मतलब यह है इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे अगेंस्ट ड्यूटीज ऑफ अदर्स। पुराने जमाने में भी हर वर्ण के लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दान करते थे। हर तरह का दान एक बड़े इकोनॉमिक सिस्टम में रिसोर्सेस के सर्कुलेशन का हिस्सा होता था। जो दान लेता था वो भिखारी नहीं, बेनिफिशियरी माना जाता था और कई बार ये राजा खुद होते थे। अब दान के कंसेप्ट को हम मनी मैनेजमेंट में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? दोस्तों, दान यानी कि सर्कुलेशन से इकोनॉमी बढ़ती है, पैसे जमा करके अपने पास रखने से नहीं। तो जिस चीज को हम पहले एपिसोड से खर्च बोल रहे हैं, अगर हम उसको खर्च की जगह अब सर्कुलेशन बोलें और इस पैसे के इस्तेमाल में हम अपने पर्पस को और अपनी जरूरतों को प्रायोरिटाइज करें, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, तो ये मानेंगे कि किसी न किसी तरीके से ये बढ़कर, किसी न किसी रूप में ये बढ़कर ही हमारे पास वापस आता है। और इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हमें इंडिया के ही मार्केट में देखने को मिलता है। आपने टाटा ग्रुप का नाम जरूर सुना होगा। अगर टाटा ग्रुप की पिछले 150 साल की यात्रा को अगर हम स्टडी करें तो हम पाएंगे कि इस परिवार ने सिर्फ बिजनेस बनाने के लिए या पैसे कमाने की होड़ में कभी शामिल नहीं रहे। इन्होंने समय समय पर समाज के बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस किया, समाज सुधार और उसके उत्थान के कामों में अपने रिसोर्सेज और इंटेलेक्ट को यूज किया। उन्होंने खेल, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट जैसे ऐसे बहुत सारे इश्यूज को लेकर के इनिशिएटिव्स लेकर के आए, तब जब भारत में इनिशिएटिव्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी। पिछले साल के अगर नेटवर्थ की बात करें तो टाटा ग्रुप का ओवरऑल नेटवर्थ कुछ $350 बिलियन के आसपास होगा, लेकिन रतन टाटा का इंडिविजुअल पर्सनल नेटवर्थ कुछ $1 बिलियन के आसपास माना गया। वहीं एक दूसरे पुराने बिजनेस ग्रुप की बात करें तो पूरे ग्रुप के नेटवर्थ का 40% तो सिर्फ और सिर्फ उनके मालिकों के पास ही जमा है। यह भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह से कौन सा ग्रुप ज्यादा पैसे और रिसोर्सेज के सर्कुलेशन को बिलीव करता है। इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन की स्थापना करना, हॉकी टीम की मेंटरिंग करना, शारदा एक्ट में टाटा ग्रुप की मेहरबाई टाटा का महत्वपूर्ण योगदान, ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे हम ये देख के समझ पाते हैं कि टाटा ग्रुप लगातार समाज के लिए और अपने इकोसिस्टम की भलाई के लिए काम करते रहे। इससे उन्हें मिला क्या? तो इससे उन्हें मिला ढेर सारा क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट। आज की तारीख में टाटा ग्रुप इंडिया का सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेस ग्रुप है। और दोस्तों, इससे आता है और ज्यादा बिजनेस। जब भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश करती है तो इस तरह के ग्रुप्स के साथ में कोलैबोरेट करने के लिए खुशी खुशी आगे बढ़ती है। और टाटा ग्रुप के साथ में ऐसा हो चुका है। मर्सिडीज बेंज, हिटाची, स्टारबक्स, वॉल्ट डिज्नी, टेटली, AIG, जाने ऐसे कितने सारे ग्रुप्स हैं जिन्होंने अपना बिजनेस इंडिया में टाटा ग्रुप के साथ में शुरू किया। तो जब हम एक पर्पस को ध्यान में रख करके आगे बढ़ते हैं, पैसे के रोटेशन में कंजूसी नहीं करते हैं, तो हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, रिश्ते बनते हैं, सपोर्ट सिस्टम तैयार होता है और यह सपोर्ट सिस्टम संकट के समय हमारी हेल्प करता है। ऐसे आती है प्रॉस्पेरिटी। हाथ आए पैसे को खर्च मानने की बजाय सर्कुलेशन मानिए और ऐसी जगह चुनिए जहां से वो वापस लौट करके आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको निवेश करने के लिए बोल रहा हूं या शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए बोल रहा हूं।
ऐसा कुछ नहीं। आप आपके पैसे के सर्कुलेशन को किसी भी तरीके से कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं, किसी दुकान से माल खरीद सकते हैं, उसे फिर वापस से बेच भी सकते हैं, या फिर एक सिंपल सा मनी बैक पॉलिसी कर सकते हैं। पहले के जमाने में शेयर मार्केट वगैरह नहीं हुआ करते थे। पहले लोग आई हुई आमदनी का सबसे पहले सर्वाइवल एक्सपेंसेस यानी जरूरी खर्चों में पैसा खर्च करते थे, और उसके बाद में जो पैसा बचता था उसमें अगले आने वाले 3 महीने या 6 महीने के लिए इमरजेंसी या अनसर्टेनिटीज को ध्यान में रख करके थोड़ा सा पैसा सेव करके पार्क करके रख देते थे। उसके बाद में जो पैसा बचता था उसका वो दान भी करते थे और उससे अपनी वो लाइफस्टाइल एंजॉय भी करते थे। सेम चीज हमें भी करना है। अपने आसपास ऐसी चीजें देखने की कोशिश कीजिए जो कि हमारे इस्तेमाल में आती नहीं है। उदाहरण के तौर पे हम घड़ी देखना, समय देखना सभी की जरूरत है, लेकिन एक के बाद एक 4-5 घड़ी के सेट अपने पास में होना, क्या ये डिजायर्स नहीं है? बिल्कुल वैसे ही अब इसी एग्जाम्पल को अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए। आपके लिविंग रूम में, किचन में, फ्रिज में, शू रैक में, स्टोर रूम में जितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमने कई सालों से या कई महीनों से इस्तेमाल नहीं किया, उनकी तरफ देखिए और आप खुद जान पाएंगे कि किस तरह से कितना सारा पैसा अटका हुआ है, इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ये हमारा नजरिया और हमारे अप्रोच हमारी आंखें खोलने से हमें मिलेगा। दान के महत्व को समझिए, सर्कुलेशन पर ध्यान दीजिए। जब हम खर्च करते हैं किसी जगह पे, उस खर्च करने के तरीके से हमारे एटीट्यूड का पता चलता है, और हमारे एटीट्यूड के हिसाब से हमें लोग हमारे बारे में नजरिया बनाते हैं और वो हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम भी बनते हैं। उसी तरह के लोग हमारे को सपोर्ट करने के लिए आगे आते हैं। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि हमारे सही पैसे के मैनेजमेंट में हमारा एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इस एटीट्यूड को किस तरीके से निखारा जाए, इसको और कैसे बेहतर किया जाए, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।